न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। तो संसद की 7वें दिन भी कार्रवाई नहीं चल पाई। विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री आज पंजाब पहुंचे और उन्होंने कहा, दर्द उन लोगों को हो रहा है जिनको मौका नहीं मिला काले को सफेद करने का। अब इसके बाद मामला और बिगड़ गया है। इन सब के बीच में ग्रामीण भारत में अब भी स्थिति जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि कई एक बड़ा इलाका अनबैंक इलाका है। सवाल यह है कि सरकार इनको राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाएगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष में निशाना साधा है, दूसरी तरफ विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान के अलावा कुछ भी मानने को तैयार नहीं। इन सब के बीच में आज 17 दिन नोटबंदी के हो गए हैं और 7 दिन हो गए हैं सदन चलते हुए। नोटबंदी से आम आदमी परेशान है, तो वहीं सदन 7 दिनों से सिर्फ नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहें, इसको लेकर नहीं चल पा रहा है। देखिए रिपोर्ट। इराक के मोसूल शहर को बगदादी की आतंकी ब्रिगेड से आज़ाद कराने की जंग जारी है। इराकी फौज और कुर्दिश सेना के करीब 40,000 जवान बगदादी को उसके गढ़ मोसूल में घेरने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, ये नोटबंदी से जुड़ा जो रिपोर्ट है हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयनारायण व्यास भारतीय जनता पार्टी से, मोहम्मद खान हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड से, एमएच खान साहब बीएसपी से और विपिन गर्ग टैक्स एक्सपर्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले एमएच खान साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का कहना है नोटबंदी को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी उनको हो रही है जिनको मौका नहीं मिला काले को सफेद करने का। देखिए, ये तो उनकी बात उल्टी गंगा बहा रहे हैं मोदी जी। अब उस उल्टी गंगा में जो कुछ कहना चाहें कहें। पहले ये 2000 का नोट लाए, फिर 500 का नोट लाए। आप ये बताइए कि देहातों में आप जाइए, जो मजदूर है, किसान है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो बुआई कर रहा है, आज बुआई 10-15 दिन पीछे हो गई गेहूं की। आप बताइए, खाद्यान्न की समस्या आपके देश में नहीं आएगी क्या? मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी रो रहे हैं। अरे रोने से क्या मतलब? रोज आप कह रहे थे कि इस नोटबंदी से हमारे आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। आप बताइए, रोज हमारे जवान मारे जा रहे हैं, कहाँ बंद हो रहा है? उनका आत्मविश्वास तो 7वें आसमान में है, क्योंकि 90% लोग उनके साथ खड़े हैं। वो सर्वे झूठा है, उसमें सर्वे में कुछ नहीं है। कौन हमारे गाँव, रमेश भट्ट जी मेरी बात बताइए कि गांव में कितने लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग ये सर्वे का चीज मानते हैं? ये सर्वे झूठा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की बात है ये। आप चलिए रमेश भट्ट जी, आप खुद चलिए, गांव में चलिए, ब्लॉक लेवल पर चलिए, तहसील लेवल पर चलिए। किसान, मजदूर, दलित और जो रोज का काम करने वाला है वो कितना परेशान है। अब तो हम देहात की बात भी छोड़ दीजिए, शहरों में जाइए आप, 2000 का नोट दिया जा रहा है, छुट्टा नहीं है उसके पास। सारा व्यापार बंद पड़ा है। जो मिडिल क्लास का व्यापारी है वो आज रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। ये नजर नहीं आ रहा है। सर्वे करा रहे हैं, वो टीवी पर आप लोग दिखा रहे हैं। मोदी जी की आंख खुली नहीं है क्या? आंख से देखो तो क्या हो रहा है राजीव रंजन जी। देश में कैसे मजदूर लोग परेशान हो रहे हैं? नोटबंदी के हो गए हैं, 7 दिन से सदन नहीं चल रहा है। इस जनता को नोटबंदी से क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर संसद नहीं चलेगी तो जनता का भारी नुकसान होगा। देखिए, एक बात रमेश जी बहुत साफ है, हमारी पार्टी इस फैसले के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे एक साहसिक कदम की संज्ञा दी, एक बड़ा कदम बताया और उम्मीद जताई कि इससे काला धन पर एक करारा प्रहार होगा, और साथ ही साथ उन्होंने बेनामी संपत्ति पर भी प्रहार करने की मांग की। लेकिन जो क्रियान्वयन की जो तरीके हैं और जो कमज़ोर तैयारियां हैं, उन तैयारियों के कारण आज देश एक बड़े संकट में उलझ गया है। लोग कतारों में मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एंड्रॉयड एनेबल्ड फ़ोन पर सुझाव मांग रहे हैं। देश में गरीबों के पास एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से आएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है।
जिस तरह के सर्वे हैं उन सर्वे को प्रायोजित तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन विश्वसनीयता संदिग्ध दिख रही है जिस तरह के रुझान और परिणाम दिख रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं विश्वसनीयता एक बात संदिग्ध दिख बिल्कुल रही है, साफ लेकिन एक तरफ काला धन उनको ये लग रहा की बात करते हैं, उनको लग रहा है कि क्या फर्क पड़ता है। 2004 में हम जनता को फील गुड नहीं करा पाए, इस बार फील गुड हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्षी पार्टियों को फील बैड हो रहा है। आइए वो रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। मिस्टर चेयरमैन सर, संसद में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने वार किया, लेकिन मौन रहे पीएम मोदी। विरोधी सांसदों ने तंज कसे, लेकिन मुस्कुराते रहे मोदी। संसद के अंदर बहस की मांग कर रहे विपक्ष को पीएम ने जवाब तो दिया, लेकिन एक बार फिर संसद के बाहर विज्ञान भवन के समारोह में पीएम ने विरोधियों का हिसाब अपने ही अंदाज में बराबर कर दिया। कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। पीएम ने काले धन के निपटारे के लिए मोहलत नहीं मिलने को विपक्ष की बौखलाहट बताया, तो कई नेताओं को नागवार गुजरा। पहले से नोटबंदी पर संसद में संग्राम मचा है। पीएम के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। आग भड़की और सत्र का एक दिन और स्वाहा हो गया। आपने देखा, हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है ना? हाउस में आइए। नोटबंदी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का ये संग्राम फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इसी बहाने पीएम मोदी थोड़ी मोहलत ले रहे हैं। जैसे ही हालात काबू में आ जाएंगे, मोदी संसद में गरजेंगे, विरोधियों के हर सवाल का जवाब देंगे और काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के फायदे गिनाकर नायकत्व का नया मुहावरा भी गढ़ेंगे। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। जयनारायण व्यास साहब, एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है कि साहब आप हर जगह बोल रहे हैं, 7 दिन हो गए संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, बेहतर क्यों नहीं होता कि प्रधानमंत्री आकर क्यों नहीं सदन में आके जवाब दे देते? देखिए रमेश जी, संसद जो है वह संसदीय प्रणालिकाओं के मुताबिक चलती है। अब ये जो मुद्दा है वो मुद्दा वित्त मंत्रालय के अधीन है और वित्त मंत्री जी बराबर सदन में उपस्थित रहते हैं, हर चीज वो पूरे गौर से सुनते हैं और कोई वजह नहीं है कि उन जो मुद्दे उन्होंने जो वाजिब मुद्दे हैं उन पे गौर नहीं किया जाएगा। अब विपक्ष की ये मांग कि सिर्फ मुझे बताइएगा, जी ही नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री जी देश को आह्वान करेंगे। मैं नहीं मानता कि ये मांग सही है। पहले वो कह रहे थे, ओके, एक मिनट मोहम्मद खान साहब, एमएच खान साहब, एक मिनट। अब उपस्थित जयनारायण व्यास साहब, जयनारायण व्यास साहब, एक मिनट। अब आप संसद चलने ही नहीं देते हो, आपने संसद का काम ठप करके रखा है। आप संसद में ऐसे कोई सुझाव लेके नहीं है जिससे जो अभी आपके मत के मुताबिक जो भी मुद्दे हैं वो मुद्दे में से कुछ सॉल्यूशन निकले। आपको कुछ करना नहीं है। जयनारायण व्यास साहब, एक बार मेरी सुन लीजिए सर। मुझे याद है सर, 2011, 12, 13 का वो साल जब पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही थी, पूरा का पूरा सेशन चला गया, आप लोग सिर्फ डिमांड करते थे कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर को सदन में बुलाओ, और उनमें अरुण जेटली राज्यसभा में थे और सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता लोकसभा में थी। तब आपका ये भाव कहां चला गया कि वो डिपार्टमेंट किसी और मंत्रालय के पास है, प्राइम मिनिस्टर का लेना देना नहीं है? आज जो ये बहाना आप बना रहे हैं, ये तब क्यों नहीं बनाया, तब क्यों नहीं सोचा आपने? रमेश जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उपस्थित किया। इससे एक बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। जो मुद्दा था उस समय, वो मुद्दा विविध घोटालों का था। उसमें से कई घोटाले ऐसे थे, कोल स्कैम जैसे, जिसमें खुद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री खुद आक्षेपित थे। और इसी वजह से जो उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसलों के तहत चर्चा हो और वो अपनी स्पष्टता कर सके, इसीलिए वो समय की जो मांग थी वो वाजिब थी। ओके, मोहम्मद खान साहब, ये एक मुद्दा जो है, ये नोटों के परिवर्तन को लेकर जो खड़ा हुआ है, वो मुद्दा और उस समय के संसद में जो मुद्दे चल रहे थे, वो मुद्दों के साथ कोई एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। आप मत करिए कंपेयर सर, सबको मालूम है उस दौर में आपने पूरा एक सेशन नहीं चलने दिया था। मोहम्मद खान साहब, अगर एनडीए को लग रहा है
कि नोटबंदी से जनता को फील गुड हो रहा है जो 2004 में नहीं हो पाया, तो साहब आपको फील बैड क्यों हो रहा है? रमेश जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की तारीफ करना चाहता हूं कि आपने इनका दोगलापन एक्सपोज किया। जब ये वो सेम मांग करते थे कि प्रधानमंत्री जी वजीर आजम देश के मौजूद रहे पार्लियामेंट में, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वित्त मंत्री को जवाब देने दीजिए, ये तो बड़ी ऐसे कहते हुए भी इन्हें शर्मिंदगी होना चाहिए इस वक्त। और रमेश जी, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए शुरुआत में सबने इनसे अच्छी उम्मीद रखी, सबने सोचा कि कुछ सोच समझ के लाए होंगे, मगर साफ हो गया है देश के सामने कि इनके पास कोई प्लान नहीं था, क्रियान्वयन कर नहीं पा रहे। 132 बार रमेश जी इन्होंने पिछले 14 दिनों में रूल्स बदले हैं, हर दिन नियम बदलता है रमेश जी, आप खुद देख रहे हैं, हर दिन नियम बदलते हैं ये लोग। थोड़ी शर्मिंदगी रखें, और लोग जो मर रहे हैं, जो लोगों ने अपनी जान का बलिदान देके अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर किए, अरे उनकी मोहम्मद खान साहब आपको नहीं लगता लोकसभा में राहुल गांधी को डिबेट को इनिशिएट करना चाहिए? वो सदन के बाहर बोल रहे हैं, मुंबई में लोगों से मिल रहे हैं, 4000 रुपए निकालने के लिए लाइन में भी लग जा रहे हैं, आधे घंटे करीब हाउस में भी बोल लेते, देश की तकलीफें सदन में रख देते। बिल्कुल सही रमेश जी, देखिए दो बातें हैं। राहुल जी जो है एक जमीनी नेता है, और वो कोशिश कर रहे हैं, जब जो जाते हैं लोगों में, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित करें कि कितना, खासतौर से प्रधानमंत्री साहब, मैं कह रहा हूं वो सदन में आधे घंटे बोल लेते साहब, जमीन पे आप कह रहे वो जमीनी नेता है। अरे एक जमीनी नेता तो लोगों का दर्द बता पाएगा सदन में आके, लोकसभा में आके वो क्यों नहीं कहते कि मैं बोलना चाहता हूं? 10 सेकंड। इसी वजह से हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट नेता आनंद शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद, चिदम्बरम साहब सब बोल रहे हैं। अरे राहुल जी बोल रहे हैं, राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे? राहुल जी आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और आपने कहा जमीनी नेता हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। रमेश जी, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके चैनल पे कि जब लोकसभा में डिबेट होगा, राहुल जी सबसे पहले अव्वल नंबर पे इस मुद्दे पे बोलेंगे। ये एक बड़ी बात, आपने बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आपने बड़ी खबर बताई है कि हाउस में, लोकसभा में जब भी नोटबंदी को लेकर चर्चा होगी, राहुल गांधी उस डिबेट को इनिशिएट करेंगे। खान साहब बोलिए, आप बोल दीजिए। रमेश भट्ट जी 10 सेकंड, रमेश भट्ट जी 10 सेकंड दीजिए हमको। हाँ बोलिए ना रमेश भट्ट जी, 10 सेकंड दीजिए हमको। सर बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आज सारी देश की पार्टियां एक होने की बात कर रही हैं। जिस दिन राज्यसभा पहले दिन शुरू हुआ, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ मौजूद रहें और सबकी बातों को सुने और जवाब दें। उसके बाद उसको लीड किया हमारी बहन जी ने, और उसके बाद सारी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया, प्राइम मिनिस्टर आए, राज्यसभा में आए, लोकसभा में आए। आप ये बात हम एक दिन शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि जनता को तकलीफ हो रही है, जनता को परेशानी हो रही है, और इस बात को सुनने को मोदी जी तैयार नहीं है। मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, मोदी जी रो रहे हैं, अरे भाई वो जो मर गया आदमी, उसके बारे में कुछ एक बयान दिया मोदी जी ने। खान साहब, मेरे साथ 70 आदमी मर गए, उनके परिवार के लोगों के बारे में पहले जी ने कहा, ये मोहम्मद खान साहब फैसला लेते हैं मोदी जी, साहब और जवाब देने के लिए जेटली जी रहेंगे। ओके खान साहब, हर दिन रूल बदल रहे हैं। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब 8 नवंबर को ये ऐलान किया 8 बजे के तकरीबन, उन्होंने कहा साहब 24 तारीख के बाद ये 4000 की जो लिमिट है वो हम बढ़ा देंगे। बीच में सरकार ने 4000 से 4500 कर दी। अब आपने जो रकम बदलने का कार्यक्रम है वो समाप्त कर दिया। 1000 का नोट आपने कहा जरूरी जगहों पर नहीं चलने दिया जाएगा, तो लोगों को राहत कैसे मिलेगी साहब? आप अपनी बयान से पलट रहे। जो 8 तारीख का नोटिफिकेशन आया है, उस 8 तारीख की नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि 15 दिन के बाद जो चीज़ें हैं उनको हम रिव्यू करेंगे। और जैसे जैसे फीडबैक मिलता गया, ऐसा लगता है जैसे जैसे फीडबैक मिलता गया, नए नए नोटिफिकेशन आते रहे, कहीं पर रिलैक्सेशन हुआ, जहां पर ये पता पड़ा कि मिसयूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आया कि एक्सचेंज को लेकर के बहुत मिसयूज हो रहा है, तो फिर वो इंक का प्रोविजन आ गया। फिर ये आया कि इसको एक्सचेंज को बंद कर देना चाहिए। एक दिन के लिए ऐसा भी किया गया कि सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन अलग कर दीजिए। तो ये जैसे समय बीत रहा, सरकार कदम उठा रही है। जयनारायण व्यास साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में 1 लाख अडल्ट्स पे 18 एटीएम है, जबकि ग्लोबली 43 एटीएम है। मेरे कुछ सवाल हैं, मैं आ रहा हूं, जयनारायण व्यास जी से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। मैं आ रहा हूं। 1 लाख अडल्ट्स जो हैं उनके पास 13.4 बैंक ब्रांचेस हैं। साहब, जब देश में बैंकिंग पेनिट्रेशन का ये हाल है, आपने एक फैसले से 86% करेंसी देश से निकाल ली, क्या ये उचित फैसला था?
देखिए, हमें ये भी समझना होगा। 3 मुद्दे में कहना चाहूँगा बहुत संक्षिप्त में। पहली बात तो जब ये प्रधानमंत्री जी ने ये जो चेंज हो रहा है उसकी जब उन्होंने जाहिरात की, तभी ये बोला था कि अगर कुछ इसमें सुझाव आएंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे, और मैं मानता हूं कि सरकार ने ठीक ही किया है। जहां जहां वाजिब तकलीफ थी उन्होंने सुधार किया है। अब आपने एटीएम का मुद्दा बहुत सही उठाया। ग्राम्य विस्तार में किसान को ये जहां जहां इनको प्रॉब्लम हो सकता है वहां अभी जो बदलाव किए गए उसके मुताबिक पुराने नोट चल सकेंगे और वो मंडियों में से या सहकारी बैंकों के जरिए अपना काम निपटा सकेंगे। तो सरकार इसके लिए बिल्कुल चौकन्नी है और जो भी जरूरत है किया है। देखिए, खान साहब की मुश्किल ही देखिए। खान साहब को तकलीफ ये नहीं है लोगों को क्या हो रहा है। अभी भी खान साहब ने बात क्या कही कि बहन सुश्री मायावती जी ने किया था। तो दर्द पे दंगल चल रहा है। राजीव रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, मैं वही कह रहा था कि काला धन के सवाल पर जो लोग भी असहमत हैं, प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी उन नेताओं का और उन दलों का चरित्र हनन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ चौंकाने वाली खबरें आई हैं, आज पार्टी कार्यालय के नाम पर देश के 675 जिले और ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट अगर कहें तो 1000 जिलों में ज़मीन खरीदने का जो काम हुआ है, उसमें बिहार के 25 जिलों के दस्तावेजी सबूत हम लोगों के पास है, जो पिछले 2 महीने में सितंबर टू नवंबर कल तक एक रजिस्ट्री हुई है। और ऐसे समय में एक बीजेपी के एमएलए ने यह भी माना है कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन भी हुआ है। जब 2000 रुपए के लिए लोग कतारों में खड़े हैं, उस समय इतनी हाँ, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये सारे दस्तावेज हैं, और साथ ही साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर सारे चैनल्स ने किया है। साथ ही साथ आज रणदीप सुरजेवाला से लेकर राहुल गांधी जी ने भी इसको ट्वीट किया है, और कई पार्टियों की तरफ से इनको रिट्वीट किया जा रहा है। हमारा ये मानना है ये सरकार का गंभीर मामला है। ये भी एक जांच का विषय है। अगर इस तरह की खरीदारी की गई है तो ऐसे उनको क्या मालूम था इससे पहले कि इस तरह का कदम सरकार उठा सकती है, ये अपने आप में जांच का एक विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। नेशन एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही।